गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे गैस्ट्राइटिस की। तो गैस्ट्राइटिस बेसिकली होता क्या है? आइटिस का मतलब समझते हैं इन्फ्लेमेशन, और गैस्ट्रिक म्यूकोसा का अगर इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसी को गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो गैस्ट्राइटिस आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस, एक क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। तो हम लोग आज एक्यूट गैस्ट्राइटिस देखेंगे। पहले तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस की बात करेंगे, फिर क्रोनिक की बात करेंगे। तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस आखिरकार होता क्या है? इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ जीआई ब्लीडिंग। ठीक, एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्या है? जीआई ब्लीडिंग का एक इंपॉर्टेंट कॉज है। ठीक, एन एक्यूट म्यूकोसल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, ये एक एक्यूट म्यूकोसल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। ठीक है ना, एक्यूट होता है मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। एक्यूट म्यूकोसल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। ठीक, इन सीवियर केसेस क्या होगा? सीवियर केसेस में क्या होगा? इसी गैस्ट्राइटिस में, एक्यूट गैस्ट्राइटिस में ब्लीडिंग हो जाएगी, इरोजन्स हो जाएंगे। ठीक है ना, इसी में गैस्ट्राइटिस में क्या होने लगेगा कि ब्लीडिंग, बंदे को ब्लीडिंग होने लगेगी, इरोजन्स हो जाएंगे उसकी में। ठीक है ना, तो कुछ सीवियर केसेस में ये भी होता है, ब्लीडिंग और इरोजन्स आने लगती हैं। तब इसकी पैथोजेनेसिस की मैं बात करूंगा। तो पैथोजेनेसिस में इसकी क्या होगा? बेसिकली इम्बैलेंस हो जाएगा बिटवीन एग्रीगेटिव फैक्टर एंड दैट डिफेंड द म्यूकोसा। ठीक है, एग्रीगेटिव फैक्टर कौन से होते हैं? जो कि आपका एसिड को रिलीज करे। ठीक है ना, तो वो एसिड भी हो सकता है, पेप्सिन जो रिलीज करता है और जो डिफेंड करता है, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन, आपकी बाइकार्बोनेट लेयर। ठीक है ना, तो ये सब उसको डिफेंड करते हैं। तो अगर इनके बीच में कुछ इंबैलेंस हो जाए तो इसी कारण से आपका गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ठीक है ना, तो ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये नॉर्मल हो गया, ये आपका नॉर्मल जो है। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल आपका मतलब कि वहाँ पे जीआईटी में मेंटेन रहता है कि एसिड पेप्सिन बराबर, म्यूकोसल डिफेंस भी बराबर। लेकिन जब एसिड पेप्सिन कम हो जाए और म्यूकोसल डिफेंस ज़्यादा होने लगे तो वहाँ पे ड्यूडेनल अल्सर बढ़ने का चांसेस होते हैं। और जबकि आपका जब एसिड पेप्सिन ज़्यादा होने लगे, क्योंकि गैस्ट्रिक में भाई एसिड निकलता है, तो आपकी जो है गैस्ट्रिक अल्सर बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है ना, तो हम इसकी इटियोलॉजी की समझने की बात करेंगे, इटियोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो इटियोलॉजी में हमेशा याद रखना है कि गैस्ट्राइटिस में एस आता है ना, तो एस लगा देना हर जगह। तो ठीक है ना, गैस्ट्राइटिस में स्पिरिट हो सकता है, स्पिरिट के कारण से हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, सिस्टमिक इन्फेक्शंस कुछ हो सकते हैं, सैल्मोनेलाइसिस का चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है ना, सीवियर स्ट्रेस हो सकता है, शॉक हो सकता है, बर्न्स हो सकते हैं। ठीक है ना, तो एनएसएड्स हो सकते हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी और यूरेमिया। ठीक है ना, तो हमारे साथ फिर से रिपीट करो, कोई भी शॉक हो गया, ठीक है, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस में बर्न्स हो गए, ठीक है ना, स्मोकिंग कंडीशंस में हो गई, ठीक है ना, तुम्हारा वो स्पिरिट के कारण से हो सकता है, सिस्टमिक इन्फेक्शन कुछ हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से कीमोथेरेपी हो गया, यूरेमिया हो गया। तो ये सब इसकी इटियोलॉजी हो गई। अब इसके कुछ फैक्टर जो होते हैं जो इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है ना, वन ऑफ मोर फैक्टर जो ऑपरेटिव है, तो इंक्रीज एसिड सिक्रीशन के कारण से हो सकता है भाई, इंक्रीज एसिड सिक्रीशन के कारण से हो ज़्यादा, मतलब कि गैस्ट्राइटिस होने लगे। ठीक है ना, इम्बैलेंस बेसिकली है, तो डिक्रीज हो बाइकार्बोनेट बफर तुम्हारा कम हो जाए, ब्लड फ्लो तुम्हारा कम हो जाए। ब्लड फ्लो कम होगा तो यार तुम्हारा क्या होगा? ब्लड फ्लो कम होने लगेगा तो तुम्हारा जो म्यूकस सिक्रीशन और बाइकार्बोनेट सिक्रीशन वो कम होने लगेगा। ठीक है ना, और तुम्हारा डिस्ट्रप्शन हो जाए, म्यूकस लेयर का डिस्ट्रप्शन होता है। तो बेसिकली म्यूकस लेयर का डिस्ट्रप्शन क्या कहते हैं हम लोग? अल्सर कह देते हैं। डायरेक्ट डैमेज टू एपिथेलियम हो जाए, एपिथेलियम पे कोई डायरेक्ट डैमेज हो जाए। ठीक है ना, डायरेक्ट डैमेज कॉज कर जाए एपिथेलियम पे। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी आखिरकार मॉर्फोलॉजी होती कैसी है। ठीक है ना, तो गैस्ट्राइटिस की, तो इसमें तो सबसे पहली बात हम लोग इरोजन्स देखेंगे मॉर्फोलॉजी में। ठीक है ना, इरोजन्स हम लोग देखेंगे भाई, क्योंकि एक्यूट गैस्ट्राइटिस है, इरोजन्स तो कुछ ना कुछ आएंगे। तो इरोजन्स किसके कारण हो सकते हैं? एस्पिरिन अल्कोहल के कारण हो सकते हैं, जो कि कहीं भी म्यूकोसा के हो सकते हैं। ठीक है ना, म्यूकोसा में कहीं भी हो सकता है, एस्पिरिन या अल्कोहल के कारण से कुछ इरोजन्स बन गए। ठीक है, ट्रॉमा एंड सेप्सिस हो सकता है भाई, ट्रॉमा हो गया किसी बंदे को, कुछ हाँ मतलब कि चोट लग गई। ठीक है ना, ट्रॉमा उसको हो गया, और सेप्सिस हो गया मतलब इन्फेक्शन हो गया कोई, तो एंट्रल पोर्शन ऑफ लेसर कर्वेचर पे होता है। ठीक है ना, ये आपका ग्रेटर कर्वेचर, ये आपका लेसर कर्वेचर। ठीक है ना, ठीक। तो यहीं पे ये आपका एंटल पोर्शन ऑफ लेसर कर्वेचर पे ये होता है, ट्रॉमा एंड सेप्सिस के कारण से इरोजन्स इतने होते हैं। ठीक है, एस्पिरिन अल्कोहल से कहीं भी हो सकता है, ट्रॉमा एंड सेप्सिस से केवल यहीं पे होता है। अब इसकी माइक्रोस्कोपी की बात करेंगे हम लोग, माइक्रोस्कोपी फीचर की बात करेंगे। तो माइल्डेस्ट फॉर्म का गैस्ट्राइटिस में क्या होगा कि लैमिना प्रोप्रिया में क्या होगा? इडीमा एंड कंजेशन हो जाएगा। लैमिना प्रोप्रिया में क्या होगा? लैमिना प्रोप्रिया में क्या होगा कि इडीमा एंड कंजेशन हो जाएगा, इडीमा और कंजेशन हो जाएगा। ठीक है, लैमिना प्रोप्रिया का, लैमिना प्रोप्रिया ही होती है, फिर आती है आपकी। ठीक है ना, लैमिना प्रोप्रिया में सबसे अंदर क्या हो जाएगा? इडीमा एंड कंजेशन हो गया उसका। सरफेस एपिथेलियम क्या हो गया कि सरफेस एपिथेलियम जो है इंटैक्ट होता है आपका। ठीक, और न्यूट्रोफिल एंड एपिथेलियल सेल्स
न्यूट्रोफिल पाए जाएंगे एपिथेलियल सेल्स में और ल्यूमेन ऑफ म्यूकोसल ग्लैंड में। ठीक है ना। क्या होता है कि सरफेस एपिथेलियम तो आपका इंटैक्ट रहेगा, माइल्डेस्ट फॉर्म है, माइल्डेस्ट फॉर्म है, बहुत ही कम मतलब कि वो होता है। ठीक है ना, तो इंटैक्ट ही रहेगा। और यहाँ पे भाई इन्फ्लेमेशन है तो न्यूट्रोफिल्स एपिथेलियल सेल्स में आएंगे ही भाई। ठीक है ना, सबसे पहला मैनिफेस्टेशन तो यही होगा। तो ल्यूमेन ऑफ म्यूकोसल सेल्स में, म्यूकोसल ग्लैंड में आपको आपके न्यूट्रोफिल्स मिल जाएंगे। इसके मोर सीवियर फॉर्म में क्या होगा, मोर सीवियर फॉर्म में क्या होगा कि कभी कभी इसमें इरोजन्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, मोर सीवियर फॉर्म में इरोजन देखेंगे, ऑब्वियस ही बात है। डू नॉट क्रॉस द मस्कुलरिस म्यूकोसा, ये मस्कुलरिस म्यूकोसा को क्रॉस नहीं करते, ये चीज़ याद रखने वाली है कि ये मस्कुलरिस म्यूकोसा को क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है ना, कौन सी म्यूकोसा को, मस्कुलरिस म्यूकोसा को ये क्रॉस नहीं करते। ठीक, और ये क्या होता है कि ये एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है कि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट। ठीक है ना, तो ये एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट हो गया और पूरुलेंट एक्सुडेट हो गया ल्यूमेन में। ठीक है ना, पूरुलेंट मतलब पर्सियंट टाइप का एक्सुडेट निकाल देगा ल्यूमेन में। ठीक है ना, मस्कुलरिस म्यूकोसा को क्रॉस तो नहीं कर रहा है इरोजन के कारण से। ठीक है, ठीक है, जैसे आपका सीवियर फॉर्म में इरोजन तो होंगे लेकिन मस्कुलरिस म्यूकोसा को नहीं क्रॉस करेगा, जान लेना ये बात। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट होंगे वहाँ पे कुछ और पूरुलेंट एक्सुडेट आ जाएगा भाई। एक्यूट इन्फ्लेमेशन है तो एक्सुडेट आना बनता है ही चांस। हेमरेज हो सकता है, डॉग स्पॉट्स इन म्यूकोसा। ठीक है, हेमरेज आ गया, हेमरेज हो गया उसका तो क्या होगा, म्यूकोसा में कुछ डॉग स्पॉट्स बन गए, इरोजन एंड हेमरेज हो सकता है। एक्यूट इरोसिव गैस्ट्राइटिस इसी के लिए कहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है, इतना एक्यूट गैस्ट्राइटिस के मतलब कि पेशेंट्स में एसिम्प्टोमेटिक होता है। एपिगैस्ट्रिक पेन कभी कभी देखते हैं, नोजिया वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन देखेंगे, नोजिया वॉमिटिंग। जीआई की प्रॉब्लम है हमेशा नहीं नोजिया वॉमिटिंग लगा देना। ठीक है ना, मैसिव हिमेटोमेसिस देख लेंगे, हिमेटोमेसिस मतलब कि खून की उल्टी होना। और मेलिना देख लेंगे, मेलिना देखो जीआई ब्लीड है तो उल्टी करोगे, हेमेटोमेसिस हो सकता है। नीचे अगर वही जीआई ब्लीड चला गया तो क्या होगा, मेलिना होगा। एंड पोटेंशियली फैटल ब्लड लॉस, और फैटल ब्लड लॉस हो सकता है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ मैसिव हेमेटोमेसिस इन अल्कोहलिक्स। ठीक है ना, ये सबसे मेजर वन ऑफ द मेजर कॉज है, मतलब कि बहुत ही बड़ा कॉज है हेमेटोमेसिस का, जो कि अल्कोहलिक्स में होता है। तो अल्कोहलिक्स जो होते हैं इसके जो स्पिरिट मैंने जो बताया था वो एक तरह का अल्कोहल ही है। तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस में वो स्पिरिट के कारण से हो सकता है। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस। यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आएंगे, वहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं लेकिन यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है। ठीक है, यहाँ पे म्यूकोसल एट्रोफी हो जाएगी, एपिथेलियल मेटाप्लेजिया हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि म्यूकोसल की एट्रोफी हो जाएगी, एट्रोफी ऑफ म्यूकोसा की एट्रोफी हो जाएगी। ठीक है ना, म्यूकोसा की आपकी एट्रोफी हो जाएगी। ठीक, लेकिन क्या होगा कि फिर उसके बाद जो होगा आपका डिस्प्लेजिया हो जाएगा। वहाँ पे जैसे म्यूकोसल की एट्रोफी हो गई, एपिथेलियल मेटाप्लेजिया हो गया। ठीक है ना, और क्या होगा उसके बाद में, क्या होगा कि डिस्प्लेजिया हो सकता है। डिस्प्लेजिया आप लोग समझते होंगे अपने अगर उसमें आपने अगर अपनी उसमें पढ़ा होगा, किसमें, न्यूप्लेजिया वाले चैप्टर में, कि डिस्प्लेजिया पहले तो मेटाप्लेजिया होगा फिर डिस्प्लेजिया होगा। डिस्प्लेजिया में क्या होता है, एनसी रेशियो बढ़ जाता है, प्लूरोमॉर्फिज्म की चेंजेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो यही सब चीज़ें डिस्प्लेजिया यहाँ पे हो जाएगा। म्यूकोसल एट्रोफी होगी, एपिथेलियल मेटाप्लेजिया होगा, डिस्प्लेजिया हो गया। और डिस्प्लेजिया के बाद ये क्या कर जाएगा, कार्सिनोमा लीड कर जाएगा। ठीक है ना, अब इसकी पैथोजेनेसिस की हम लोग बात समझने की कोशिश करेंगे। तो पैथोजेनेसिस कैसे होती है, एक हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी के इन्फेक्शन के कारण हो सकती है। ठीक है ना, हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी के इन्फेक्शन के कारण उसकी पैथोजेनेसिस होती है। ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ठीक है ना, ऑटो इम्यून कोई गैस्ट्राइटिस हो गया तो इसी में हो सकता है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में। टॉक्सिक कोई हो गया, अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, अल्कोहल हमने कंज्यूम कर लिया या सिगरेट पी ली तो हम लोगों को क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो सकती है। ठीक है ना, पोस्ट सर्जिकल एंट्रेक्टोमी, गैस्ट्रिक एंट्रोस्टोमी में भी पोस्ट सर्जिकल भी हो सकता है। रेडिएशन एक्सपोजर, तो वहाँ पे पैथोजेनेसिस में आपको बेसिकली वहाँ पे अगर मैंने मतलब कि पैथोजन मतलब कि ईटियोलॉजिक फैक्टर्स की मैं बात की थी तो अपन ने ऐसे करके याद किए थे। यहाँ पे क्या देखना कि यहाँ पे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है और जो ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस होती है और टॉक्सिक अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग कारण होता है। तो वहाँ पे स्पिरिट था, वहाँ यहाँ पे भी अल्कोहल है। ठीक है ना, तो सिगरेट स्मोकिंग कारण हो सकता है, स्मोकिंग वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। सर्जिकल पोस्ट सर्जिकल हो सकता है, एंट्रेक्स्ट्रोमी गैस्ट्रोस्ट्रोमी और रेडिएशन के कारण से भी ये हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी चेंज, फिर उसके बाद क्या होगा, म्यूकोसल एट्रोफी और एपिथेलियल मेटाप्लेजिया, उसी के बाद तुम्हारा डिस्प्लेजिया होगा और कार्सिनोमा होगा। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एच पाइलोरी इन्फेक्शन। एच पाइलोरी इन्फेक्शन कहाँ होती है आपकी। ठीक है, तो एक जगह मैंने समराइज कर दिया एच पाइलोरी इन्फेक्शन को। ठीक
ठीक है। तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में होता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज में होता है, गास्ट्रिक कार्सिनोमा में होता है और गैस्ट्रिक लिम्फोमा में होता है, ठीक है ना। इतनी जगह ये हो सकता है। तो ये इसका माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस मैंने दिखाने की कोशिश की है, तो देख लेना, इसको समझ लेना क्या होता है यहाँ पे। तो ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है, ठीक है ना, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है ना, मेटाप्लेजिया हो गया, इंटेस्टाइनल का मेटाप्लेजिया हो गया। अब ये आगे जाके फर्दर क्या करेगा, डिस्प्लेजिया क्रिएट करेगा, और ये डिस्प्लेजिया अगर अंदर चला गया, मतलब इन्फिल्ट्रेशन कुछ कर दी, तो एडिनो कार्सिनोमा बन जाएगा। एच पाइलोरी देखो, आपको एच पाइलोरी सरफेस पे दिख रहा है, ये एच पाइलोरी अंदर इन्फिल्ट्रेट नहीं करते, इस चीज़ को याद रखना है। एच पाइलोरी अंदर नहीं जाते, ये ऊपर ही रहते हैं, ठीक है ना। ये सेल्स के मतलब कि सेल्स के ऊपर ही ऊपर दिखाना है इसको, ठीक है ना, यहाँ पे अंदर नहीं इन्फिल्ट्रेट करते, ठीक है ना। तो ये बात एक चीज़ याद रखना। तो एच पाइलोरी थोड़ी थोड़ी हम लोग बात कर लेते हैं। ये कल्वीनी ने ग्राम नेगेटिव रॉड मेजरिंग अबाउट, ठीक है ना, अप्रॉक्स 3.5 to 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो कर्वीलिनियर ग्राम नेगेटिव रॉड होता है, ठीक है ना। पहले तो बात तो ये ग्राम नेगेटिव होता है, ग्राम पॉजिटिव नहीं होता, ठीक। ग्राम नेगेटिव होगा, और अगर कितना मतलब रॉड मेजरिंग कितना होगा, अप्रॉक्स 3.5 to 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक। ये क्या होता है, वेल अडाप्टेड होता है गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट के लिए, गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट के लिए वेल अडाप्टेड होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास यूरिएज होता है। यूरिएज एंजाइम क्या होता है, वहाँ पे एक एल्कलाइन इन्वायरमेंट, इसका लोकल एल्कलाइन इन्वायरमेंट बना देगा, तो ये वहाँ पे अडाप्ट कर लेगा। इसकी मोटिलिटी बाय फ्लैजेला होती है, अलाउइंग टू स्विम थ्रू द म्यूकस विस्कस मेम्ब्रेन। आप यहाँ पे देख रहे हो, आपने अगर डायग्राम में देखा तो ये फ्लैजेला हो गया। तो ये क्या करता है, इसको अलाउ करता है स्विम करने के लिए विस्कस म्यूकस पे, जो कि म्यूकस अपना विस्कस ही होता है, तो वहाँ पे इसको अलाउ करता है स्विम करने के लिए। ये क्या करता है, बाइंडिंग टू गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल वाया बैक्टीरियल एडेजेंस। बैक्टीरियल एडेजेंस के द्वारा ये क्या करता है, ये गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल से बाइंड करता है। इलैबोरेशन ऑफ यूरिएज विच प्रोड्यूसेस, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा यूरिएज को इलेबोरेट करेंगे। विच प्रोड्यूस अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इंडोजेनस यूरिया। वो वहाँ के यूरिया से क्या करवाते हैं कि कुछ अमोनिया बनवाते हैं और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बनवाते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, अमोनिया से देयर बाय बफरिंग गैस्ट्रिक एसिड एंड दैट इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये वहाँ पे क्या करेंगे, अमोनिया के कारण से उसकी इमीडिएट विसिनिटी, मतलब कि उसके लोकल इन्वायरमेंट में क्या करेंगे कि एक अच्छा इन्वायरमेंट उसके लिए क्रिएट कर देंगे, फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे, ताकि वो सर्वाइव कर सके वहाँ पे। ऐसा तो मर जाएगा। एक्सप्रेशन ऑफ बैक्टीरियल एडिशन सच एज बाबा एंड एनहांसिंग बाइंडिंग, ठीक है। तो ये बाई एडिशन से बाइंड करते हैं, और यहाँ पे इसका कुछ बैक्टीरियल एडिशन होते हैं, जैसे कि बाब आ, और इनहांसेस क्या करता है, ये बाइंडिंग को इनहांसेस करता है, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, इसके एक्सप्रेशन ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन, एक्सप्रेशन कैसे इसका बैक्टीरियल टॉक्सिन करेगा। कैग ए वैक ए में ये मतलब ये एक्सप्रेशन दे सकता है। तो कौन सा कैग ए क्या होता है, साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन ए, और वैक ए क्या होता है, वैक्यूलेटिंग साइटोटॉक्सिन जीन ए, ठीक है ना। तो अगर ये खाली इतना कैगे वैके याद रहे तो बहुत है, ठीक है ना। तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन क्या करता है, इसका पैथोजेनेसिस समझने की कोशिश करेंगे। एच पाइलोरी इन्फेक्शन क्या करता है, एंटल टाइप के गैस्ट्राइटिस करता है, ठीक। हाई एसिड प्रोडक्शन करेगा, ठीक। एक एंटल टाइप का इन्फेक्शन, और एक तुम्हारा था एक ग्रेटर कर्वेचर पे था, एक होता है, ठीक है ना। एक मैंने बताया था आपको, अगर मैं ग्रेटर कर्वेचर पे, एक लेसर कर्वेचर पे, तो वहाँ पे क्या होता था कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन पे, ट्रॉमा सेप्सिस पे एंटल सरफेस पे होता था ऑफ द लेसर कर्वेचर पे, ठीक है ना। और जो आपका एस्पिरिन अल्कोहल वाला था वो कहीं भी करवा सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन हुई, एंटल टाइप गैस्ट्राइटिस हुआ, ठीक है। हाई एसिड प्रोडक्शन एसिड की बढ़ गई भाई, ड्यूडेनल अल्सर हो गए, ठीक है ना। हाई एसिड प्रोडक्शन हो गई, ड्यूडेनल अल्सर हो सकते हैं, ठीक है ना। और पैन गैस्ट्राइटिस हो सकता है भाई, ठीक है ना, पैन गैस्ट्राइटिस हो सकता है, ठीक है। पैन गैस्ट्राइटिस मतलब ठीक है ना, पैन गैस्ट्राइटिस पूरा मतलब गैस्ट्रिक वो इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। इंक्रीज इंटरल्यूकिन 1 बीटा प्रोडक्शन बढ़ गई, म्यूकोस मल्टीफोकल एट्रोफी हो गया, मल्टीफोकल गैस्ट्राइटिस, मल्टीफोकल एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो सकता है, ठीक है ना। मल्टीफोकल हो गया, बहुत ढेर सारा मतलब, ठीक है ना। तो क्या होता है विथ लोअर, ये क्या होता है कि विथ लोअर गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन हाई रिस्क फॉर एडिनोकार्सिनोमा। अगर जितना कम गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन अब इसके बाद हुआ, वो उतना ज़्यादा एडिनोकार्सिनोमा के लिए लीड कर सकता है, ठीक है ना। तो ये बात रही इसकी, ठीक। तो जितना ज़्यादा ये मतलब एंटल टाइप गैस्ट्राइटिस करेगा, इतना हाई एसिड प्रोडक्शन करेगा, ड्यूडेनल अल्सर कर देगा ये। और पैन गैस्ट्राइटिस कर सकता है, जो कि इंटरल्यूकिन 1 बीटा का प्रोडक्शन कराएगा, ठीक। म्यूकोसल मल्टीफोकल एट्रोफी हो जाएगी, मल्टीफोकल सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होगा, मल्टीफोकल एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो जाएगी विथ लोअर गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन। गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन आपका कम हो जाएगा, हाई रिस्क फॉर एडिनोकार्सिनोमा हो जाएगा, ठीक है ना।
कि एट्रॉफी हुई, मल्टीफोकल एट्रॉफी हुई, तो उसके कारण से गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रेशन कम हुआ, एडिनोकार्सिनोमा का बेसिकली रिस्क बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, देख लो यहाँ पे जैसे नॉन NHL हो गया, यहाँ किसी बंदे को NHL हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा, पॉलीक्लोनल लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे यहाँ पे, और वो फिर मोनोक्लोनल हो जाएंगी, फिर माल्टोमा का फॉर्मेशन वो कर देंगे। और यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ H पाइलोरी कैसे कैसे कर सकते हो, नॉन इन्वेजिव टेस्ट कर सकते हो, सेरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हो एंटीबॉडीज से, फीकल बैक्टीरियल डिटेक्शन लगा सकते हो, यूरिया बेट टेस्ट करते हो, और CLO टेस्ट भी होता है कुछ। जेनेटिक बायोप्सी गोल्ड स्टैंडर्ड होती है। स्टेन कौन सा, सिल्वर स्टेन, जिम्सा स्टेन, टॉलिडीन ब्लू स्टेन, ठीक। और इसके बाद एक आता है ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस। तो ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस भी डिस्कस कर लेते हैं। ये लेस देन 10% ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है। ऑटो एंटीबॉडी टू गैस्ट्रिक एसिड, ग्लैंड, पैराइटल सेल्स एंड इंट्रिंसिक फैक्टर बना देता है, ठीक है। पैराइटल सेल्स के और इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट कुछ कुछ को एंटीबॉडीज बना देता है। ऑटो एंटीबॉडीज ग्लैंड डिस्ट्रक्शन हो जाता है, म्यूकोसल एट्रोफी हो जाती है, और लॉस ऑफ एसिड प्रोडक्शन हो जाएगा इसके कारण से। ग्लैंड डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, और म्यूकोसल एट्रोफी हो गई, ठीक। इसके कारण से लॉस ऑफ एसिड प्रोडक्शन हो गया। न्यूरोएंडोक्राइन सेल का ये ट्यूमर होता है, मतलब कि एपोप्लेजिया हो जाएगी न्यूरोएंडोक्राइन सेल की, जो कि इंट्रोक्रोमैफिन सेल होगी। इंक्रीज रिस्क ऑफ डिस्प्लेजिया एंड कार्सिनोमा, ठीक। और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया दे देगा या पर्नीशियस अनीमिया दे देगा। मॉर्फोलॉजी इसकी देख लें छोटी सी, तो ग्रॉसिस में होता है या गैस्ट्राइटिस होता है, मतलब ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस में गैस्ट्रिक फंडस प्रीडोमिनेंट होता है। गैस्ट्राइटिस ड्यू टू इन्वायरमेंटल डैमेज H पाइलोरी का एंट्रल वाले सरफेस पे होगा, ठीक है ना। और माइक्रोस्कोपी जो कि इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट कुछ आएंगे, लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल्स में होंगे क्योंकि भाई लंबा है, और न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे, लिम्फोइड एग्रीगेट्स आ जाएंगे, कुछ रीजनरेटिव चेंजेस होने लगेंगे, मेटाप्लेजिया होने लगेगा और एट्रोफी होने लगेगी। तो आई होप आपको समझ में होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।